सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग के कंसेप्ट को। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम हम एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ई से उसे डिनोट किया जाता है। ई मीन्स बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एंड इट्स हैव ए कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 2.7183 अप्रॉक्स। ठीक है। और जब हम पूछते हैं कि ई होता क्या है, तो हमें बताया जाता है कि ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और इसकी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे अगर मैंने आगे कुछ और डिजिट तक फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो ये 2.71828177 और एक इरेशनल नंबर है, आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2.7183 अप्रोक्स हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2.7183 आया कहाँ से, ये क्या होता है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का जो कंसेप्ट मैंने यहाँ दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ साथ साथ समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इसको शुरू करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। आपने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए होंगे और वहां आपने अमाउंट्स के क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा होगा कि अमाउंट्स की वैल्यू होती है, ए मींस अमाउंट्स। अमाउंट्स का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल है उसका आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज पी 1 + r डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर बाई n। ठीक है, हम सभी का पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, अब मैं यहाँ प्रिंसिपल 1 रुपया ले लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहा हूँ 100% पर एनम। मान लो अगर हम 100% पर एनम की रेट लेकर चलें और टाइम मैं ले रहा हूँ इसमें 1 ईयर, 1 साल का मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अमाउंट वैल्यू कितनी आएगी। अमाउंट वैल्यू ए इज इक्वल टू होगी P1। ठीक है, 1 प्लस रेट है 100 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर बाय 1, यानी कि 2 रुपए। मतलब बताने की जरूरत ही नहीं कि भाई वो 1 रुपया अगर 100% की रेट पर आपको मिलेगा तो 1 साल में वो डबल हो जाएगा, 1 रुपए के 2 रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मुझे ये प्रिंसिपल वाला अमाउंट 1 रुपया तो दिखाने की जरूरत नहीं होगी कहीं पर भी, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू रह जाती है 1 + 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, रेज टू पावर बाय 1, और ये आता है 2 रुपया। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि मैं इसको, अभी तो मैं एनुअली कंपाउंड कर रहा हूँ, एनुअली कंपाउंड। ठीक है, जो ब्याज जोड़ा जा रहा है वो एनुअली जोड़ा जा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इस पर ब्याज हाफ ईयरली जोड़ा जाए, अगर हाफ ईयरली हम लोग ब्याज जोड़ें तब क्या होगा। तब आप इस तरह से किया करते थे, आपको ध्यान हो तो, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कर देते थे 100 की आधी, यानी कि 50, और टाइम हो जाता था आपका फिर 2, कि साल में 2 छमाही हो जाएगी। उस केस में आपने ए निकाला होगा 50 डिवाइडेड बाई 100 और रेज टू पावर बाई 2, एंड इट कम्स 2.25। अब सोचिए 2.25 कहाँ से हो गया। देखिए, आपका 1 साल, 1 रुपया आपने 1 साल के लिए उधार दिया है, 6 महीने बाद इस पर ब्याज लगा 50% की रेट से। साल भर की 100% है, तो 6 महीने की हो जाएगी 50%। तो आपको 1 रुपये पर 50 पैसे ब्याज मिला। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगले 6 महीने के लिए आपको ब्याज किस पर मिलेगा, 1 रुपया प्लस ये जो ब्याज हो गया, इस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ जाएगा, और इसका 50% जब करेंगे तो अगली 6 महीने में आपको 75 पैसे ब्याज मिलेगा। यानी कि 1 रुपया 25 पैसा आपको कुल ब्याज मिलेगा, और 1 रुपया आपके पास था, तो 2 रुपये 25 पैसे बन गया। यानी कि हम ये देखते हैं कि अगर हम जो है साल हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट लगवाते हैं तो वो अमाउंट बढ़कर आता है। अगर उसको क्वार्टरली कर दिया जाए तो शायद ये वैल्यू और हो जाए। ठीक है, बढ़ेगी डेफिनेटली। अच्छा, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करना चाह रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ मैं 100 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा या 100 बाय 100,
यानी कि 1/1 मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी तरह से 50 डिवाइडेड बाय 100 कर रहा हूँ तो इसको सिंपली 1/2 कर दूँ। आगे जब क्वार्टरली इंटरेस्ट मुझे लेना है तो 25 रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 25 करनी पड़ेगी और 25 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा, यानी कि सीधा ही 1/4 लिख दूँ। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से इसे शुरू करता हूँ जो कुछ मैंने किया। एनुअल कंपाउंड, एनुअल कंपाउंड के केस में अमाउंट की वैल्यू आई 1 + 1/1 रेज़्ड टू पावर बाई 1। 1 रुपया 1 रुपया जो प्रिंसिपल अमाउंट था मैंने लिखा नहीं, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 रेज़्ड टू पावर बाई 1, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 100% ले रहा हूँ तो डिवाइडेड बाय 100 होएगी तो 100/100 यानी कि 1 ही रह जाएगा। तो ये 2 रुपये आ रही थी। हाफ ईयर में मैंने किया, हाफ ईयर के केस में ये हो जाएगा 1 + 1/2 रेज़्ड टू पावर बाई 2। ये 2 रुपया 25 पैसे आ गए। ठीक है, यहाँ एक बार कंपाउंडिंग हुई साल में, यहाँ कंपाउंडिंग हुई साल में 2 बार। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार क्वार्टरली कंपाउंड करो। ठीक है, क्वार्टरली में मुझे एक तरह से कह लीजिए कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि चलो फिर तो और ज़्यादा कंपाउंड करवाता हूँ मैं उसको, क्वार्टरली कंपाउंड करवा के देखता हूँ। 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 100% है, अब ब्याज क्वार्टरली लगेगा। ठीक है, पावर 4, 1 + 1/4, ठीक है, रेज़्ड टू पावर बाई 4। इसकी वैल्यू अगर आप निकालें, मैंने कैलकुलेट की हुई है वैल्यूज ताकि कैलकुलेशन मुझे टाइम ना लगाना पड़े, 2.4414। ठीक है, ब्याज और बढ़ गया, वैल्यू और बढ़कर आई, जहाँ 2 रुपये मिल रहे थे अब 2 रुपये 44 पैसे मिलेंगे, तो मेरा इंटरेस्ट भी और बढ़ गया। ठीक है, मेरी रुचि और बढ़ गई और मुझे लगा कि चलो फिर तो यार इसको मंथली लगवा के देखते हैं। मंथली कन्वर्ट किया मैंने इसको, मैंने कहा भाई मंथली ब्याज लगाओ। अब 1 + 1/12 रेज़्ड टू पावर बाई 12। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/12, 1 + 1/12 मैं फाइंड आउट करता हूँ। 1/12 मैंने किया हुआ है, बट मैं आपको कुछ एक चीज़ और भी बताना चाह रहा हूँ, 0.833। ठीक है, और रेज़्ड टू पावर बाई 12। ठीक है, अब यहाँ देखो 1.0833, ठीक है, और इसकी पावर करनी है 12। अब वैसे तो खैर ये कॉमन सी बात होगी, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें थोड़ा सा अगर मान लीजिए इसको आप इस तरह से यूज़ नहीं करते तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब इसकी पावर 12 आपको करनी है तो 1.0833 गुना 1.0833 गुना 1.0833, कहीं आप ऐसे तो नहीं करते हैं, इस तरह से मत करिए। ये बहुत शॉर्टकट वे में हो सकता है। किस तरह से, अपने कैलकुलेटर पर जस्ट आपको टाइप करना है 1.0833। ठीक है, ये आपने लिखा 1.0833, उसके बाद आप क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और फिर क्या करिए, उसके बाद इक्वल टू का साइन, ठीक है, आपको प्रेस करना है और 2 से काउंट करना है। ये एक बार तो हो ही गया, 2 3 4 5 6 7 जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास एकदम इस तरह से शॉर्ट में निकल आएगी, बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, मान लीजिए जैसे ये अगर आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि आपको रिवर्स दिख रहा होगा, तो वैल्यू थी अपनी 1.0833, एक मिनट, वैल्यू थी 1.0833, 1.0833। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये नंबर आपको शायद रिवर्स दिख रहे होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, ये मल्टीप्लाई का साइन आप दबाइए, मल्टीप्लाई, और उसके बाद इक्वल टू, और अब ये एक बार तो समझ लीजिए लिखा हुआ है, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू जो है आप शायद पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, इसमें रिवर्स दिख रहा है, इसमें उल्टा कैमरे की वजह से, तो मैं वैल्यू बता रहा हूँ यार, ये 2.612। ठीक है, 2.612, इट कम्स 2.612। ठीक है, तो कैलकुलेटर का आप इस तरह से यूज़ करिए, ये और आसान आपके लिए हो जाएगा, टाइम बहुत कम यूज़ होगा उसमें। तो अब जरा आप यह देखिए, यहाँ क्वार्टरली में मैंने 4 बार इंटरेस्ट कंपाउंड करवाया,
मंथली में मैंने इसको 12 बार करवाया और वैल्यू आई 2.164। आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए, 4 बार किया तो 2 रुपए 44 पैसे, जब 1 से 2 बार किया तो सीधा ब्याज में फर्क पड़ा 25 पैसे का। उसके बाद देखिए, जब 4 बार करवाया तो 25 से जो है 44 पैसे पर मात्र 20 पैसे का फर्क पड़ा। अब मैंने इसको 12 बार कंपाउंड करवाया है, 4 के मुकाबले 8 बार अधिक, लेकिन ब्याज पर असर कितना हुआ है? 2 पॉइंट, ये मैं कुछ मुझे लगता है गलती कर गया, एक बार मैं दोबारा देखता हूँ। 1.0833, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.61, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 2.612 था ये। तो जो 2 रुपए 44 पैसे से मात्र 2.61 तक पहुंच पाया मैं, 2.61। ठीक है, अब जरा देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा क्रेजी होकर चलते हैं। और अब हमने कहा कि चलो भाई मंथली नहीं, अब तो आप इस पर भी जो है वीकली ब्याज लगा दो। ठीक है, वीकली वीकली मैंने किया तो हर वीक ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/52 रेज़ टू पावर बाय 52। ठीक है, और ये मैंने सोल्व किया हुआ है, मैनुअली निकाला हुआ है मैंने। ठीक है, ये वीकली पर जब हम करते हैं तो वैल्यू आती है 2.6926। अब आप जरा और देखिए, 12 बार जब आपने कंपाउंड किया तो 2.61, और 52 बार किया तो ओनली 2.69। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ कि आगे अब ये वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। वीकली के बाद मैंने कहा चलो यार डेली ब्याज लगा देता हूँ, डेली। तो अब वे ए कितना हो जाएगा? 1 + 1/365 डेज मान रहा हूँ मैं ईयर में, तो रेज़ टू पावर बाय 365। ये यहाँ तक भी मैंने मैनुअली ही किया हुआ है कैलकुलेटर पर, जैसे अभी आपको बताया। 1/365, ठीक है, उसमें +1 करें, मल्टीप्लाई दबाएं और इक्वल टू के साथ काउंटिंग शुरू करें 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। इट कम्स 2.71456। ठीक है, ये हो गया जब ब्याज डेली हर दिन ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा यार आवरली लगा दो, हर घंटे, 1 साल के हर 1 घंटे ब्याज लगना चाहिए। 365, 1 साल में 24, 1 दिन में 24 घंटे, तो कितने घंटे हो गए? 365 को मैंने 24 से गुना किया, कैलकुलेशन मैंने की हुई है पहले से, तो 8760। तो 1/365 × 24 रेज़ टू पावर बाय 8760, ये फिर मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से किया है मैंने। ठीक है, जहाँ x रेज़ टू पावर बाय y आपको दे रखी होती है। ठीक है, वो साइन आप दबाएंगे तो x वैल्यू लिखें, और फिर ये वाला जब आप प्रेस करेंगे तो उसकी पावर। ठीक है, वो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 2.7181207। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना माइनर सा फर्क पड़ रहा है डेली से आवरली, उसको और 24 गुना करने पर। अब मैं कहता हूँ हर मिनट्स ब्याज लगता रहना चाहिए, तब क्या होगा? 1 + 1 बाय ये 8760 घंटे थे, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मैंने इसको 60 से गुना कर दिया, तो 1 साल में टोटल मिनट हो जाएंगे 5,25,600। तो हर मिनट अगर ब्याज लगे तो वैल्यू कितनी आएगी? तो वैल्यू आती है 2.718279, यानी कि अगर मैं इसको अप्रोक्स करके लिखूं तो 2.7183। और अब मेरे मन में है कि अगर मैं इसको हर सेकंड लगाऊं, ईच सेकंड, ठीक है, ईच सेकंड अगर लगे तो 1 + 1/5,25,600 है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कितना आता है? ये 31,53 नहीं, 3,15,00,000। ठीक है, 3,15,36,000 इतने सेकंड्स होते हैं एक साल में। 3,15,36,000 सेकंड।
तो हर सेकंड ब्याज जुड़ रहा है अब आपका, और ये वैल्यू आती है 2.7182, ठीक है, 177, ठीक है। आप देखिए कितना मामूली सा फर्क इसमें नजर आ रहा है। 2.7182 था 797, यहाँ 2.7182, ठीक है, और आगे जो है 82 के बाद जो है ये 177। मुझे लगता है वैसे इसमें वैल्यू थोड़ी सी बढ़कर आनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ी सी कुछ जो है कुछ कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ रहेगी। बाकी अगर आप यहाँ देखें तो ये 2.7183 पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आप सेकंड के नैनो सेकंड बनाकर भी अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू इससे आगे नहीं बढ़ती है। तो ये वैल्यू 2.7183 एक्चुअल में इस वैल्यू को हम बोलते हैं, ठीक है। ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एक्चुअल में क्या है, अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज ई, ठीक है। नाउ कैन वी एक्सप्लेन व्हाट इज ई। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है कि अगर 1 रुपया 1 साल के लिए 100% के रेट पर इन्वेस्ट किया जाए और ब्याज उस पर कंटिन्यूसली कंपाउंड हो, तो उस पर कितनी वैल्यू मिलेगी? 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 2.7183। ये 1 साल बाद की उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इट मीन्स इफ ₹1 is invested for 1 year at 100% rate of interest per annum, ठीक है, compounding continuously, then it will become rupees 2.7183। तो ये 2.7183 इतना रुपया बन जाएगा, यानी कि 1 रुपए पर 1 रुपया 71 पैसा लगभग 72 पैसा लगभग इतना ब्याज आपको मिलेगा। इससे अधिक ब्याज आप जो कंपाउंडिंग है उसको बढ़ाकर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद या तो आप रेट को और अधिक बढ़ाएं, टाइम को और अधिक बढ़ाएं, ठीक है, तो उससे अधिक ब्याज अब आपको नहीं मिल सकता। ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है जो आपको मिलता है। तो जब हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तो हम ई रेज टू पावर बाई आर टी क्यों लिखते हैं? फिर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हम लिखते हैं कि वे ई रेज टू पावर बाई आर टी, कि वे 25 रुपये इन्वेस्ट किए और देज आर कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है कि ई रेज टू पावर बाई आर टी से गुना कर। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ई रेज टू पावर बाई आर टी क्या बता रहे हैं? अब देखो हमने क्या किया है, हमने 100% रेट पर ये ई जो निकाला है, ई है 100% रेट पर और 1 साल का। अब एक्चुअल में तो हर जगह 100% रेट नहीं होती ना। अब मैंने कहा कि भैया अगर रेट 10% हो सिर्फ, तो मैं कहूँगा ठीक है, ई की पावर आप 0.1 कर दो, ठीक है। 10% रेट हो और टाइम हो 1 साल, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना। अब ये इसमें इस तरह की एडजस्टमेंट्स होगी। अब मैंने कहा आपसे कि रेट 100% ही है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो तब आप क्या करो, 6 मंथ का मतलब हो जाएगा 0.5 ईयर, तो तब कर देंगे हम ई रेज टू पावर बाई 0.5, ठीक है। तो ये आर और टी जो रेट और टाइम में जो चेंज आएगा उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको 20% रेट पर, 20% रेट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको इन्वेस्ट करने वाले हैं केवल 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो रेट हो जाएगी 20%, आर इज इक्वल टू 0.2 और टाइम हो जाएगा 3/12 यानी कि 0.25, ठीक है। तो ये ई जो है ये तो 1 साल के लिए 100% की रेट पर इन्वेस्ट करे तो आएगा,
तो अगर आपको 20% करना है तो 0.2 कर दो इसको गुना, इसकी रेस्ट टू पावर बाई 0.2। और टाइम भी अगर फिर कम करना है, टाइम ये तो आएगा पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। अब 1 साल नहीं, 1 साल का कुछ फ्रैक्शन ही है, तो 0.25, यानी कि तब हम कर देंगे e रेस्ट टू पावर बाई 0.05, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, हाँ जी, ये 0.05 आ जाता है। तो इस एडजस्टमेंट्स के साथ अब ये जो वैल्यू आएगी, जो ब्याज आएगा, वो कितने, कौन सी रेट पर आएगा, हमने 100% पर निकाल लिया 1 साल का। अब उसके बाद एडजस्टमेंट कर देते हैं, जो भी रेट होगी वो रेट कर देते हैं, जितने टाइम के लिए लेना है वो टाइम हम यहाँ लगा देते हैं, और उसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हाउ टू सोल्व वाली बात जो है, अगर हम कहें तो इसको सोल्व करते कैसे हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ इसको कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग फैक्टर के रूप में यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ ई एज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अगर कंपाउंड वैल्यू निकालनी है, कंपाउंड वैल्यू का मतलब आज 100 रुपए जमा करवाए, 1 साल बाद हो जाएंगे 110 रुपए 10% की रेट पर। तो आज की वैल्यू से बाद की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकला करती है, जरा गौर से देखो कि 100 रुपए जो होता है 1 प्लस आर जो रेट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तब 110 रुपये आता है। तो उस केस में हम ई आर टी से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो अगर कंपाउंडिंग करना है तो क्या करना है, कंपाउंडिंग के केस में, इन केस ऑफ कंपाउंडिंग आपको क्या करना है, जो वैल्यू हो, जो अमाउंट हो, ठीक है, जो पी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, मैं अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट जो भी आपको दे रखा है वो, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आर, यहाँ 1 प्लस आर की वैल्यू क्या हो रही है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ई आर टी, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई 25 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी बैठेगी, तो ई आर टी से गुना कर दो, ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं कहता हूँ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही है लेकिन मुझे चाहिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये ही 1 प्लस आर क्या बन जाता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करो, जो आपके पास अमाउंट दे रखा हो उसको डिवाइड कर दो ई रेस्ट पावर बाई आर टी से। कि मैंने कहा कि भाई मेरे को जो है 250 रुपये मिलने वाले हैं, बताओ उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अगर कंटिन्यूस कंपाउंड होता हो इंटरेस्ट, तो ई रेस्ट पावर बाई आर टी कर दो, ठीक है। आर डिपेंड करेगा वो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी, मान लो 10% है तो आप 10% लिखेंगे। टाइम इस पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितने महीने के बाद मिलना है, 6 महीने है तो आप कर देंगे इसको 0.5, और इसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और लास्ट चीज की, अब इस ई आर टी को सोल्व कैसे करें, ई आर टी, ठीक है, ई की वैल्यू हमें पता है ही, ई की वैल्यू होती है 2.7183, हम अभी अभी समझ कर आए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर टी, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग। जब हम लॉग लेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, आर टी लॉग 2.7183, ठीक है। और अब फिर हम क्या करेंगे, 2.7183 का हम लॉग ले लेंगे, तो 2.7183 का लॉग कितना आता है, देखिए लॉग वैल्यू जब हम लेंगे तो 2.7 है ना, तो 0.27 का 1 पर और 3 का डिफरेंस, 27 का 1 पर और 3 का डिफरेंस, ये टेबल ओपन हो जाती है, उसके बाद आपको बताते हैं 27, यहाँ देखिए लॉग टेबल रही 27, ये सामने आप देख पा रहे 27 का 1 पर 4330, ठीक है, 2.7183, और 8 का डिफरेंस कितना है इसमें, 13, तो 4330 में 13 और ऐड कर दीजिए, कितना आता है 4343, 4330 था, 4330, ठीक है, इसमें 13 और ऐड करना था तो 4343, तो ये वैल्यू बन गई 0.4343 और गुना आर टी, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, इसकी लॉग वैल्यू जो हम यूज कर लेंगे 0.4343 आर टी, ठीक है। अब ये तो लॉग फॉर्म में आएगी, अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो वैल्यू आएगी किसकी,
log ERT की वैल्यू आएगी। जब आपको इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है तो एंटी लॉग ऑफ 0.4343 RT, ठीक है। तो 0.4343, अब सिंपल सी आपको किसी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करो, मान लो जो आपका अमाउंट है उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसको सिंपली डिवाइड कर दो एंटी लॉग ऑफ 0.4343 RT से, और अगर उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो एंटी लॉग ऑफ 0.4343 RT से, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि ई एक्चुअल में क्या है। तो नेचुरल लॉगरिथम की ये जो वैल्यू ई है उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको करने में, ठीक है। थैंक यू।